अस्सलाम वालेकुम। हियर इज़ रमीशा फीस विद रोल नंबर 5002। मेरा जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है दैट इज़ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और मेटल का बॉन्ड होता है। ऑल्दो वी नो कि जितनी भी हमारी मेटल्स हैं वो सारी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं और कार्बन भी किसी हद तक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सो इट इज़ अ स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड्स। इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अपनी खसूसियात हैं, इनको स्टडी किया जाता है सेपरेटली और इनके बहुत सारे यूजेस भी हैं। इसकी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की स्टडी को ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री कहते हैं विच जो कि सिग्मा और पाई दोनों तरह के बॉन्ड्स जो मौजूद होते हैं मेटल और कार्बन के दरमियान उसको डिस्कस करती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड्स दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट इज़ द नेचर ऑफ मेटल एंड कार्बन बॉन्ड एंड सेकंड इज़ द स्टेबिलिटी, यानी कि नेचर क्या है, क्या वो पाई बॉन्ड बना है या वो सिग्मा बॉन्ड बना है। और सेकंड है स्टेबिलिटी, यानी कि मेटल और कार्बन का बॉन्ड कितना स्टेबल है, कहीं वो थोड़ी सी हीट करने से टूट तो नहीं जाता। जो मेन हमारा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग तीन टाइप्स हैं बॉन्डिंग की, यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में तीन तरह की बॉन्डिंग हो सकती है। फर्स्ट इज़ आयनिक बॉन्डिंग, सेकंड इज़ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड थर्ड इज़ मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्डिंग। बारी बारी हम इनको देखेंगे। आयनिक बॉन्डिंग में जो है हम जानते हैं कि जिस तरह एक आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, या तो एक एटम पूरा इलेक्ट्रॉन दे देता है या दूसरा उसको गेन कर लेता है, तो वो आयनिक बॉन्ड बनता है। सिमिलरली इसी तरह अगर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर मेटल जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है या कार्बन देता है तो वो एक आयनिक बॉन्डिंग होगी। यानी कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, कैटायन बन जाएगा, और अगर वो गेन करता है तो वो एनायन बन जाएगा। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर जो हमारी अल्कली मेटल्स हैं फ्रॉम ग्रुप फर्स्ट ए एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फ्रॉम ग्रुप सेकंड ए, इनकी जो मेटल्स हैं लाइक सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जब ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाती हैं तो वो आयनिक बॉन्डिंग बनती है। सो वी कैन से दैट व्हेन मेटल्स फ्रॉम ग्रुप फर्स्ट ए और सेकंड ए कंबाइन विद हाइड्रोकार्बन कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज इट शोज़ आयनिक बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल इसमें हम देते हैं मैग्नीशियम जो है वो C5H5 ट्वाइस के साथ अगर बॉन्ड बना रहा है तो ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक आयनिक बॉन्डिंग की टाइप है। इसी तरह CH3Cl के अंदर लिथियम के साथ अगर ये बॉन्ड बनाता है मिथाइल ग्रुप तो ये भी आयनिक बॉन्डिंग की एग्जांपल है। उसके बाद हमारा सेकंड है सिग्मा कोवेलेंट बॉन्डिंग। इस टाइप के अंदर ना सिर्फ हमारी फर्स्ट ए और सेकंड ए की जो मेटल्स हैं लाइक लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उनके अलावा जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं फ्रॉम पी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट्स फ्रॉम डी ब्लॉक, ये भी पार्टिसिपेट करती हैं बॉन्डिंग के अंदर। तो जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स अगर हम यूज़ करते हैं, अगर उनकी कॉन्फ़िगरेशन 0 से 9 तक है तो वो बहुत अनस्टेबल होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जिनके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मौजूद होती हैं वो लेस स्टेबल होते हैं या बहुत कम स्टेबल होते हैं। इवन कि वो रूम टेम्परेचर पे भी स्टेबल नहीं होते, वो डिसोसिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइटेनियम का एक कंपाउंड है लाइक CH3 4 टाइटेनियम के साथ है, एंड सिमिलरली टंगस्टन का कंपाउंड है विद CH3 ट्वाइस। थर्ड इज़ द मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्डिंग। मल्टीपल का मतलब ही बहुत सारा होता है, यानी मोर देन टू और मोर देन टू, यानी कि मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होगा और 2 होगा या फिर 3। जाहिर सी बात है कार्बन की जो वैलेंसी है वो 1 भी शो होती है। कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। सो अगर कार्बन 2 आर ग्रुप्स के साथ ज्वाइन हो और डबल बॉन्ड बनाए तो वो कार्बीन होगा, और सिमिलरली अगर कार्बाइन हो तो उसके अंदर एक आर ग्रुप होगा और कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा विद द मेटल। सो इस तरह के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्डिंग मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल CO5 MCr एंड X। R यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा, CO हमारा लिगेंड है एंड X इज़ द हैलोजन। अब हमने जो सेकंड टाइप पढ़ी थी
दैट वाज सिग्मा कोवलेंट बॉन्डिंग। इसके अंदर हमने ये बात की है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी प्रेजेंस की वजह से ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा लेस स्टेबल या अनस्टेबल हो जाते हैं। तो अनस्टेबिलिटी की जो वजह है वो हम देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो मेटल्स हैं अगर वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाती हैं तो वो लेस स्टेबल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। लाइक यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव। फर्स्ट जो काज है ऑफ इंस्टेबिलिटी दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव, यानी कि जब भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन हो या उनका रिएक्शन हो तो कोई साइड प्रोडक्ट बन जाती है और जो मेटल और कार्बन का बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाता है, या कोई रिएक्टिव स्पीशी ऐसी बन जाती है जो फ्री रेडिकल हो या आयन हो, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो, तो वो उस रिएक्शन को वहाँ पे स्टॉप नहीं करेगी बल्कि वो एक चेन रिएक्शन बना देती है और आपकी साइड प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनना शुरू हो जाती हैं। एज अ रिज़ल्ट जो आपका मेटल का और कार्बन का बॉन्ड है वो टूट जाता है। और डी ब्लॉक ऐसा सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर होता है क्योंकि उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 0 से लेकर 9 है और ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी कॉज कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि रिएक्टिव स्पीशीज़ फॉर्म अनदर रिएक्टिव स्पीशी ड्यू टू चेन रिएक्शन। जो एक रिएक्टिव स्पीशी बन जाती है लाइक यहाँ पे अल्काइल का फ्री रेडिकल बन जाता है, या नीचे जैसे एग्जांपल दी हुई है CH3 4SN, तो एक ये आफ्टर ब्रेकिंग अल्काइल का फ्री रेडिकल बनाएगा और दूसरा टिन का बनाएगा SN का। तो अल्काइल का फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये रिएक्शन को वहाँ पे स्टॉप नहीं करेगा बल्कि ये अगले उस और भी जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ द सेम कंपाउंड उनको ये ब्रेक करेगा और एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और साइड प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगी, जिसके अंदर या तो अल्कीन बन जाएगा क्योंकि CH3 जो फ्री रेडिकल है जब वो दूसरे CH3 के साथ मिलेगा तो वो अल्केन बना देगा। सो फॉर्मेशन ऑफ अ रिएक्टिव स्पीशी इज़ अ फैक्टर दैट काजेज इंस्टेबिलिटी। सेकेंड जो है दैट इज़ क्लीवेज प्रोडक्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, यानी कि मेटल और कार्बन का बॉन्ड अगर वीक है तो कोई ऐसी साइड प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी बन जाती है जिसके अंदर मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो वो स्टेबल हो जाती है। मेटल और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होता है और नए बॉन्ड्स बन जाते हैं और ये जो नए बनने वाले बॉन्ड हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेटल कार्बन बॉन्ड। द फ्री रेडिकल्स ऑफ कार्बन स्पीशीज़ फॉर्म मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और सो एज अ रिजल्ट देयर इज़ इंस्टेबिलिटी। थर्ड जो है वो हमारा है बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जिनके अंदर बीटा हाइड्रोजन मौजूद हो वो अनस्टेबल होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो मेटल और कार्बन का बॉन्ड है उस कार्बन को तो हम अल्फ़ा कहते हैं लेकिन उसके साथ वाला कार्बन बीटा होगा। इफ़ दैट कार्बन हैज़ एनी हाइड्रोजन तो वो अनस्टेबिलिटी काज करता है। उसकी वजह ये है कि जब कोई भी और एटम इजीली अटैक करता है या ये ब्रेक जल्दी टूट जाता है तो कोई और ग्रुप आके अटैच हो जाता है, कोई और एटम आके अटैच हो जाता है जिसकी वजह से ये कोई और कंपाउंड बन जाएगा। एंड ऑन डिसोसिएशन बीटा हाइड्रोजन प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथवे फॉर द रिएक्शन एंड फॉर्म्स अ मेटल हाइड्राइड, यानी कि मेटल हाइड्राइड का बॉन्ड बन जाएगा, या फिर इसकी ब्रेकिंग की वजह से ओलिफिन्स यानी कि अल्कीन्स बन सकती हैं। अब मसला ये है कि इस जो स्टेबिलिटी है उसको हम किस तरह कम कर सकते हैं। तो आप बीटा एलिमिनेशन को रोक दें, जो कि यहाँ पे हमारा ये तीसरा है, तीसरा फैक्टर है, इसको आप रोक दें। ऐसे कंपाउंड्स लें ऑर्गेनोमेटेलिक जिनके अंदर बीटा हाइड्रोजन मौजूद ही ना हो ताकि एक हमें अल्टरनेट पाथवे ना मिले रिएक्शन को और साइड प्रोडक्ट्स ना बने। सो वी कैन से कि अगर आपने इसको अवॉइड करना है या स्टेबिलिटी काज करनी है ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर तो आप अवॉइड करें ऐसे कंपाउंड्स को जिनके अंदर बीटा हाइड्रोजन मौजूद हो। सो अवॉइडेंस ऑफ बीटा एलिमिनेशन कैन बी डन। सेकंड जो है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल, यानी कि जो आपकी मेटल वहाँ पे मौजूद है लाइक यहाँ पे SN है तो आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज़ कर दें। उससे क्या होगा कि मेटल के पास इतनी स्पेस ही नहीं होगी कि कोई और बॉन्ड आके अटैक हो और वो अपना पहले वाला कोई बॉन्ड तोड़े। थर्ड जो आप काम कर सकते हैं दैट कैन बी चिलेशन। चिलेशन का मतलब ये है कि जो बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं जैसे कि आप EN यूज़ कर सकते हैं एथिलीन डाइमीन,
तो वो बाइडेंटेट है, यानी कि वो एट अ टाइम 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो जब आप चिलेशन को इंक्रीज़ कर देंगे तो मेटल को ज़रूरत ही नहीं रहेगी कि वो अपने बॉन्ड्स को तोड़े और वो किसी नए के साथ बनाए, क्योंकि चिलेशन के अंदर आपको पता है कि वो जॉस की तरह काम करते हैं। लिगेंड्स वो मेटल को पूरी तरह कवर कर लेते हैं, जकड़ लेते हैं, इतनी स्पेस ही उसको नहीं देते कि कोई और आके उसके साथ अटैच हो सके। So, by doing chelation, we can increase the stability of these compounds. Fourth can be delocalization of negative charge. जैसे कि यहाँ पे टाइटेनियम की एग्जांपल है या टंगस्टन का जो है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मौजूद है, तो आप ऐसे भी लिगेंड को यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, लाइक बेंजीन हो सकता है, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर डीलोकलाइजेशन हो ऑफ दैट नेगेटिव चार्ज। उससे क्या होगा कि जब नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा तो रेजोनेंस काज होगी, और रेजोनेंस एज यू नो कि स्टेबिलिटी भी काज करती है, जिसकी वजह से मेटल और जो कार्बन है उसका बॉन्ड नहीं टूटेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और उनके अंदर टाइप्स बॉन्डिंग की, जैसे 3 थी: आयनिक बॉन्डिंग, सिग्मा कोवलेंट बॉन्डिंग एंड मल्टीपल कोवलेंट बॉन्डिंग। This was all about for today. Thanks.